गुड इवनिंग क्लास। आज 12th क्लास सेकंड यूनिट में आज ये वीडियो लेक्चर रहेगा मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। सो आप देखिए, दिस इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में क्या है? मोल फ्रैक्शन एक रेशो है। मोल फ्रैक्शन एक रेशो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के जो भी मोल्स हैं टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक कंपोनेंट के, भले वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, उस एक कंपोनेंट के मोल्स का सभी मोल्स के लिए क्या रेशो है सॉल्यूशन के अंदर, यही है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से शो करते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। सॉल्यूट को 2 से शो करेंगे, सॉल्वेंट को 1 से शो करेंगे। इस तरीके से अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालें, सो मोल फ्रैक्शन तो हम एक्स से शो कर रहे हैं और 2 का यहाँ पे मीनिंग सॉल्यूट है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अभी बताया था आपको, रेशो। ये क्या है? ये रेशो है किसी एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट्स के लिए। सो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ये बराबर होगा, इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कौन कौन से मोल्स प्रेजेंट होते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो उधर सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है। तो ये N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो दोनों के टोटल से सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स टोटल हैं सभी कंपोनेंट्स के जो सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालते हैं तो ऊपर रेशो में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, और अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालते हैं, x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम ऊपर की तरफ N1 रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नीचे की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। इस रेशो को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। मैथमेटिकली समझने के साथ साथ डेफिनेशन पे भी ध्यान देंगे। डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। आगे x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, दैट इज इक्वल्स टू 1। यूनिटी होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हम किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सपोज हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं, सो 1 में से हम उसको माइनस करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं तो उस वैल्यू को 1 में से माइनस करेंगे। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। स्टूडेंट्स, इसमें आगे हेनरीज लॉ पे बात करते हैं। हेनरीज लॉ, मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम of solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with solution. Students, बहुत ही सिंपल है। किसी सॉल्वेंट में जो गैस का मास डिजॉल्व रहता है, जो गैस का मास घुला हुआ होता है किसी सॉल्वेंट में किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, राइट, वो उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली आप समझ सकते हैं, स्मॉल m यहाँ पे मास है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। p यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस है, राइट। k यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। आगे समझें, अगर आप m की जगह, मास की जगह
मोल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, बट इफ़ वी यूज़ मोल फ्रैक्शन, अगर हम मास की जगह मोल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, सो वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होंगी। हेनरीज लॉ में कुछ चेंजेस, कुछ रीअरेंजमेंट्स इस प्रकार आएंगे। अब मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, राइट। के यहाँ पे के डैश रहेगा, और अगर हम प्रेशर को एक तरफ लेके जाते हैं, सो इट बिकम्स 1/k डैश इंटू एक्स। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। सो 1/k डैश, यहाँ पे जो वैल्यू है वो KH के, हेनरीज कांस्टेंट के रिप्लेसमेंट में चेंज कर दी जाएगी। 1/k डैश को हम KH से रिप्लेस कर देंगे। 1/k डैश की जगह हम KH रखेंगे, और KH यहाँ पे क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सो पार्शियल जो प्रेशर है, जो P है, पार्शियल जो प्रेशर है, जो P है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। यही है स्टूडेंट्स हेनरीज लॉ। अगर हम m मास लेते हैं तो डेफिनेशन ऊपर वाली रहेगी, और अगर हम उसकी जगह उसके रिप्लेसमेंट में x लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, अगर हम मास रखते हैं तो डेफिनेशन ये वाली रहेगी, और अगर हम उसकी जगह मोल फ्रैक्शन रखते हैं, x रखते हैं, सो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पे बात करते हैं। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में एप्लीकेशंस भी पूछे गए हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और अदर लिक्विड्स, अदर बेवरेजेस के अंदर हेनरीज लॉ का यूज़ क्या है? हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। सो कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है उनको सील किया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे CO2 अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में। जब बोतल के ढक्कन को खोला जाता है तो वापस प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, वापस प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, हाई प्रेशर रहेगा नहीं, ढक्कन खुल गया है। तो अब CO2 जो गैस है वो तेज़ी के साथ बबल्स बनाते हुए बाहर की तरफ आएगी, कोल्ड ड्रिंक वाले लिक्विड से बाहर निकलेगी, एफरवेसेंस बनाते हुए। एफरवेसेंस जो आप देखते हो, एक अलग ही साउंड आती है बोतल खुलने पर, दैट इज़ कॉल्ड एफरवेसेंस। आगे देखिए, इन डीप सी डाइविंग, हेनरीज लॉ का सी डाइविंग में भी यूज है। स्टार्टिंग में नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो सी डाइविंग करते हैं, वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सी डाइविंग किया करते थे। क्योंकि नाइट्रोजन गैस ब्लड में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होती नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जैसे स्कूबा डाइवर समुद्र में, सी में बहुत गहराई में जाता है, नीचे जाता है, सो हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होना शुरू कर देती है, ब्लड में घुलना शुरू कर देती है, जगह बनाती है, डिजॉल्व हो जाती है अच्छे से। लेकिन जब वापस स्कूबा डाइवर सरफेस की तरफ आता है, समुद्र की सतह की तरफ आता है, तो नाइट्रोजन गैस क्योंकि कम प्रेशर पे घुलती नहीं है ब्लड में, तो अब प्रेशर कम हो गया ऊपर आने पर, तो वापस ब्लड से बाहर आने लग जाती है। और जब वो ब्लड से बाहर जल्दी से आएगी तो इस कंडीशन में कैपिलरीज पे प्रेशर पड़ता है, कई बार कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, इम्पोर्टेंट टिश्यूज़ तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन होती है इसको बैंड्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस वाली कंडीशन को
बैंड्स बोला जाता है। ऑक्सीजन ब्लड में कंप्लीटली नहीं पहुंच पा रही है, आई वुड से इम्पोर्टेंट टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। प्लस एक पेन, एक दर्द बॉडी में होता है। इस पेन को, इस दर्द को, प्लस ऑक्सीजन की इस कमी को, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉक हो गए हैं, उन बबल्स की वजह से जो नाइट्रोजन गैस जब बॉडी से बाहर आती है, ब्लड से बाहर आती है, तो बबल्स बनाती है, बबल्स बनते हैं। उन बबल्स की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, और ब्लॉकेज आने के कारण ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता। ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, सो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, राइट। इस कंडीशन को बैंड्स बोला जाता है। आगे थर्ड एप्लीकेशन रहेगा एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड, जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं, जितना हम हिल्स, पहाड़ी वगैरह पे ऊंचाई पे जाते हैं, सो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। जब एयर का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है हमारे ब्लड में वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगी, नहीं घुल पाएगी, सो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, राइट। इन ब्रीफ, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस कंडीशन में वी फील वीक, हम कमज़ोर महसूस करते हैं, प्लस वी बिकम unable to think, right? We get a condition where we are in a phase where we are not properly finding ourselves to think properly, right? हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, राइट। हम अच्छे से क्लियरली सोच नहीं पाएंगे कि हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सो ब्रेन इज़ अनेबल टू थिंक, प्लस वी फील वीक। दो बातें, हम कमजोरी महसूस करते हैं, वी फील वीक, प्लस ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ अनेबल टू थिंक, वो अच्छे से सोच नहीं पा रहा है। इस कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं, एनॉक्सिया। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में दो स्मॉल टॉपिक्स बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए, मोल फ्रैक्शन प्लस हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्लस हेनरीज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, कुछ और बातें होंगी। थैंक्स।